दोस्तों, कृपया इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। चंद्रपुर गांव की सबसे बड़ी हवेली में ठाकुर वीरेंद्र प्रताप अपनी पत्नी कमला देवी और 2 बेटियों के साथ रहते थे। बड़ी बेटी अदिति तेज, सुंदर और पढ़ाई में अव्वल थी। छोटी बेटी काव्या शांत स्वभाव की, कम बोलने वाली और अक्सर अपनी ही ख्यालों में खोई रहती थी। वीरेंद्र जी, जरा देखिए तो, अदिति सुबह से एक पल भी किताब से नजर नहीं हटा रही। हाँ, यही फर्क होता है किस्मत वालों और आम लोगों में। ये लड़की जहाँ जाएगी आगे ही रहेगी। बिल्कुल, इसके चेहरे पर आत्मविश्वास देखिए। इसे देखकर लगता है जैसे भगवान ने खुद इसे चुनकर भेजा हो। और चुना भी क्यों ना हो, इतनी समझदार है। बोलने का ढंग, बैठने का सलीका, सब कुछ सीखा हुआ। काश काव्या ने भी इससे कुछ सीखा होता। वही तो सोच रहा हूँ। दोनों एक ही घर में पली, लेकिन फर्क जमीन आसमान का है। अदिति ने कभी हमें शिकायत का मौका ही नहीं दिया, न पढ़ाई में न व्यवहार में। ऐसी बेटियां माता पिता का सिर ऊंचा करती हैं। और छोटी वाली न जाने कहाँ रहती है, न किताब में मन न लोगों में। हर वक्त चुपचाप, जैसे इस घर से उसका कोई रिश्ता ही ना हो। कभी कभी तो डर लगता है, समाज क्या कहेगा। लोग सवाल करेंगे कि ठाकुर की बेटी ऐसी क्यों है। अगर खुद को नहीं बदला तो दुनिया खुद बदल देगी उसके लिए, और वो बदलाव अच्छा नहीं होगा। भगवान जाने इसका क्या होगा। काव्या रसोई से बाहर आती है, हाथों में आटे की गंध और आंखों में थकान। माँ, मैंने रसोई का सारा काम कर दिया है, चूल्हा भी साफ कर दिया। हाँ दिख रहा है। और सब्जी काटी है नहीं? वो भी कर दी माँ, पानी भी भर दिया है। काम तो करती है, मगर मन नहीं लगता तुझे कहीं और। माँ, अगर थोड़ा समय मिल जाए तो मैं पढ़ने बैठ सकती हूँ। पढ़ाई? अब तुझे अचानक पढ़ाई की याद कैसे आ गई? सोचा इस बार कोशिश करी। कोशिश? कितनी बार कोशिश का नाटक कर चुकी है। क्या हो रहा है यहाँ? आपकी बेटी फिर से पढ़ाई की बात कर रही है। पढ़ाई तब अच्छी लगती है जब नतीजे आते हों। पिताजी, इस बार मैं पूरी मेहनत करूँगी। मेहनत हर कोई करता है काव्या। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ सफल होते हैं और कुछ बहाने बनाते हैं। मैं बहाना नहीं बना रही। आराम तो पढ़ाई से नहीं आता, काम से भी जी चुराने लगी है क्या? नहीं माँ, बस थोड़ा वक्त उन्हीं को मिलता है जो उसका सही इस्तेमाल जानते हो। पहले काम पूरा कर, फिर जो बचा वक्त होगा उसी में जो करना है कर लेना। जी माँ। काव्या चुपचाप आंगन की ओर बढ़ जाती है। अगले दिन बहनें कुएं से लौट रही थीं। आसपास की औरतों की फुसफुसाहट तेज हो गई। अरे देखो, ठाकुर साहब की बेटियां आ रही हैं। हाँ, बड़ी वाली तो हीरा है, छोटी बस नाम की बेटी। एक जैसी परवरिश, फिर भी इतना फर्क कैसे हो जाता है? किस्मत हो तो अदिति जैसी, पढ़ाई में आगे, चाल ढाल भी शाही। और ये छोटी वाली हर वक्त सिर झुकाए रहती है, जैसे खुद को ही माफी मांगनी हो। सुना है इस बार भी परीक्षा की तैयारी ढंग से नहीं कर रही। ऐसी लड़कियां घर की इज्जत नहीं, बोझ बनती हैं। काव्या के कदम अपने आप धीमे पड़ जाते हैं। दीदी, ये लोग मेरे बारे में ऐसा क्यों बोलते हैं? ध्यान मत दे काव्या, गांव वालों को बोलने से कौन रोक सकता है। लेकिन मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? लोग नतीजे देखते हैं, कोशिश नहीं। देखो, सुन भी ली है। अरे छोड़ो, ऐसी लड़कियों को अब आदत हो जानी चाहिए। काव्या की आंखें भर आती हैं, वो नजरें झुकाकर चलने लगती है। कभी कभी लगता है काश मैं दिखाई ही ना दूं। अब बस कर, घर चल, देर हो रही है। दोनों बहनें चुपचाप घर की ओर बढ़ जाती हैं। रात को सब सो चुके थे। काव्या दीपक की हल्की रोशनी में बैठी थी। काव्या, तू अभी तक जाग रही है? हाँ दीदी, नींद नहीं आ रही थी। दिन भर थकी होगी, फिर भी सोने की बजाय पढ़ रही है। सोचा थोड़ा सा ही सही, लेकिन पढ़ लूं। आज कुएं पर जो हुआ उसका बुरा तो लगा होगा। आदत हो गई है दीदी, जब लोग सच बोलते हैं तो ज्यादा दर्द होता है। लोग सच नहीं, अपनी सोच बोलते हैं। क्या सच में मुझ में कोई कमी है? कमी सब में होती है,
बस किसी की जल्दी दिख जाती है, किसी की देर से। माँ पिताजी भी यही सोचते हैं कि मैं किसी काम की नहीं। वो सख्त हैं, पर उनका इरादा बुरा नहीं होता। अगर मैं कभी सफल नहीं हुई तो? सफलता सिर्फ परीक्षा पास करने का नाम नहीं है। लेकिन इस घर में तो वही मायने रखती है। हर घर का अपना पैमाना होता है। कभी कभी लगता है कि मैं यहाँ रहकर सिर्फ गलत साबित हो रही हूँ। ऐसा मत सोच। डर लगता है दीदी, कहीं एक दिन सच में मुझे बाहर ना कर दे। ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर हुआ तो? अब सो जा, सुबह जल्दी उठना है। दीपक की लौ कांपती है। काव्या किताब को सीने से लगाकर चुपचाप बैठी रह जाती है। कुछ हफ्तों बाद नगर परिषद की परीक्षा में अदिति चयनित हो जाती है। काव्या फिर असफल। देख लिया आपने, वही हुआ जिसका डर था। एक ही घर में रहकर भी कुछ सीख नहीं पाई। हर बार हमें समाज के सामने शर्मिंदा करती है। माँ, इस बार मैंने सच में पूरी मेहनत की थी। मेहनत? नाकाम लोग हमेशा यही कहते हैं। मुझे थोड़ा और समय दे दीजिए। समय उन्हीं को दिया जाता है जो उसका मूल्य समझते हों। पिताजी, एक बार और मौका दे दीजिए, अगली बार। अदिति, तुम बीच में मत बोलो। इसकी वजह से तुम्हारा नाम भी खराब होगा। मैं बोझ नहीं बनना चाहती, बस एक मौका। बस बहुत हो गया। कमला आंगन के बीच खड़ी होकर काव्या की ओर देखती है। ये घर कोई शरणालय नहीं है। आज से ये हवेली तुम्हारी नहीं। पिताजी, अब कुछ सुनने को नहीं बचा। माँ, रात तो होने दीजिए। जिसे जाना है अभी जाए। काव्या चारों ओर देखती है। दीवारें, आंगन, दरवाजा सब अनजान लगने लगते हैं। मैंने कभी आपसे कुछ नहीं मांगा था। और हमें भी तुमसे अब कुछ नहीं चाहिए। काव्या धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ती है। काव्या, लेकिन काव्या पीछे मुड़कर नहीं देखती। दरवाजा बंद हो जाता है। भटकते भटकते काव्या को नदी किनारे एक वृद्धा मिलती है, मातंगी। इतनी रात गए यहाँ अकेली लड़की, रास्ता भटक गई हो क्या? नहीं माँ, मैं बस यूं ही चलती आई। यूं ही कोई नहीं चलता बेटी, आँखों में बहुत बोझ है तेरे। अगर बताना चाहो तो बता सकती हो, नदी सब सुन लेती है। मैं भी। मुझे मेरे ही घर से निकाल दिया गया। माता पिता ने? हाँ, मैं उनके मुताबिक कभी काबिल नहीं बन पाई। कभी कभी घर सबसे पहले इंसान का हौसला तोड़ते हैं। मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी सबको मुझसे शिकायत रही। जो चुप रहते हैं दुनिया उन्हें कमजोर समझ लेती है। शायद मैं सच में कमजोर हूँ। कमजोर वो होता है जो किसी को समझ ना पाए। मुझे नहीं पता अब कहाँ जाऊँ। जब रास्ता ना दिखे तब किसी का साथ ही रास्ता बन जाता है। पर मैं आपके लिए बोझ नहीं बनना चाहते। बोझ वो होता है जो दिल पर रखा जाए। तू तो दर्द लेकर आई है। आप मुझे जानती भी नहीं। दर्द पहचानने के लिए नाम जानना जरूरी नहीं होता। अगर मैं यहाँ रुक गई तो जब तक तू खुद को पा न ले, ये झोपड़ी तेरा घर है। सच में? हाँ बेटी, बुढ़ापे में किसी अपने की आवाज मिल जाए यही बहुत है। काव्या की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, मगर इस बार दर्द के नहीं, सुकून के। धन्यवाद माँ, आज पहली बार किसी ने बिना सवाल किए मुझे अपनाया। अब चल, रात ठंडी है, अंदर चलकर आग जला लेते हैं। कुछ दिन बाद पूरे राज्य में घोषणा होती है। राजा धर्मकेतु अपने उत्तराधिकारी के लिए नेतृत्व और करुणा की परीक्षा रखेंगे। सुनो सुनो सुनो, महाराज का हुक्म है। क्या बात है, इतनी सुबह ढोल क्यों पीटा जा रहा है? राजा धर्मकेतु अपने राज्य के लिए योग्य उत्तराधिकारी चुनेंगे। उत्तराधिकारी? मतलब अब राजमहल में परीक्षा होगी? हाँ, जो जनता के दुख को समझेगा वही योग्य माना जाएगा। ये कोई साधारण परीक्षा नहीं लगती। उसी समय राजमहल के सभा कक्ष में राजा गंभीर मुद्रा में बैठे होते हैं। मंत्री जी, क्या संदेश हर गांव तक पहुंच गया? हाँ महाराज, राज्य के कोने कोने में घोषणा हो चुकी है।
मैं ऐसे उत्तराधिकारी को नहीं चाहता जो सिर्फ शासन जानता हो। आप ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहते हैं जो जनता का दर्द समझे, जिसे कुर्सी नहीं जिम्मेदारी भारी लगे। दूसरी ओर नदी किनारे झोपड़ी में मातंगी उत्साह से काव्या की ओर देखती है। बेटी, सुना तुमने? राजा की परीक्षा होगी। सुना तो है माँ, लेकिन ये मेरे लिए नहीं है। क्यों नहीं? मैं ना तो पढ़ाई में अव्वल हूँ, न किसी बड़े घर से। इस बार परीक्षा किताबों की नहीं है, फिर किसकी है? दिल की। लेकिन माँ, वहाँ तो बड़े बड़े लोग आएंगे। और बड़े दिल वाले भी। इधर हवेली में कमला देवी उत्साह से ये खबर सुन रही होती हैं। वीरेंद्र जी, आपने सुना? राजा खुद परीक्षा लेंगे। हमारी अदिति के लिए इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है? नेतृत्व, समझ, सब कुछ उसमें है। अब पूरा राज्य देखेगा कि ठाकुर की बेटी क्या होती है। नदी किनारे झोपड़ी में काव्या चुपचाप बैठी सोच में डूबी रहती है। अगर मैं गई और फिर हार गई तो कम से कम सच के साथ हारी होगी। और अगर जीत गई तो शायद दुनिया तुझे वैसे देखे जैसी तू है। काव्या दूर बहती नदी की ओर देखती है। उसकी आंखों में डर भी है और पहली बार उम्मीद भी। राजमहल के विशाल प्रांगण में आज विशेष सभा बुलाई गई थी। राजा धर्मकेतु अपने सिंहासन पर विराजमान थे और उनके बगल में राजकुमार खड़े थे। राज्य की सभी योग्य कन्याएं पंक्ति में खड़ी थीं। सुनिए, महाराज की आज्ञा से आज एक विशेष परीक्षा का आरंभ होगा। ये परीक्षा रूप, धन या विद्या की नहीं, ये परीक्षा धैर्य, सत्य और जिम्मेदारी की होगी। राजकुमार आगे बढ़े। उनके हाथ में खाली गमले और छोटे थैले में बीज थे। प्रत्येक कन्या को एक गमला और एक बीज दिया जाएगा। आप सब इन्हें अपने घर ले जाकर रोपेंगी। 3 महीने बाद आप इन्हें यहीं प्रस्तुत करेंगी। जिसने धैर्य, देखभाल और सच्चाई से कार्य किया होगा वही योग्य मानी जाएगी। माँ, ये तो साधारण काम लगता है। साधारण काम में ही असली परीक्षा छिपी होती है बेटी। माँ, ये तो मेरे लिए बहुत आसान है। हमारी बेटी हर परीक्षा में अव्वल आती है। राजकुमार एक एक कर सभी कन्याओं को गमला और बीज सौंपते हैं। जब काव्या की बारी आती है, धैर्य रखना, कभी कभी परिणाम देर से आता है। जी। सभी कन्याएं अपने अपने गमले और बीज लेकर लौट जाती हैं। यहीं से शुरू होती है असली परीक्षा। राज दरबार से बीज लेकर सभी कन्याएं अपने अपने घर लौट गईं। हर किसी ने उम्मीद के साथ अपने गमले में बीज बो दिए। दिन बीतते गए, लेकिन आश्चर्य की बात, कई गमलों में कोई अंकुर दिखाई नहीं दिया। हवेली में, माँ, इतने दिन हो गए लेकिन मेरे गमले में कुछ भी नहीं उगा। असंभव, तुमने रोज पानी दिया ना? जी माँ, रोज दिया, फिर भी मिट्टी वैसी ही है। कहीं बीज ही खराब तो नहीं थे? लेकिन बीज तो महाराज ने खुद दिए थे। जीतने के लिए कभी कभी समझदारी भी दिखानी पड़ती है। अगर गमला खाली रहा तो लोग क्या कहेंगे? कल बाजार से अच्छे बीज ले आओ और वहीं लगा दो। अदिति चुप हो जाती है। उसके मन में सही और गलत की लड़ाई चल रही थी। नदी किनारे झोपड़ी में, बेटी, तुम्हारे गमले में कुछ उगा? नहीं माँ, अभी तक तो कुछ नहीं। तो क्या सोच रही हो? मैं इंतजार करूंगी। अगर कुछ नहीं होगा तो भी मैं वही गमला लेकर जाऊंगी। मैं झूठ के सहारे जीतना नहीं चाहती। मातंगी उसकी ओर गर्व से देखती है और उसके सिर पर हाथ फेरती है। कुछ दिनों बाद अदिति के गमले में हरे भरे अंकुर दिखाई देने लगे। बाकी कई कन्याओं के गमलों में भी पौधे उगाए, लेकिन काव्या का गमला अब भी खाली था। फिर भी उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि सच्चाई का सुकून था। राजमहल में सभी कन्याएं अपने अपने गमलों के साथ खड़ी थीं। राजा धर्मकेतु ने गंभीर मुद्रा में सभा की शुरुआत की। आज हम तय करेंगे कि किस कन्या में राज्य की रानी बनने की योग्यता है। सभी कन्याओं कृपया अपने गमलों के पास खड़े रहें। देखो बेटा, आज तुम्हारा भविष्य तय होगा। माँ, मैं पूरी कोशिश करूंगी। माँ, अगर मेरे बीज से कुछ ना होगा तो?
तो भी तू ईमानदारी के साथ खड़ी है, यही सबसे बड़ी जीत है। अब सभी कन्याओं को अपने गमले पेश करने दीजिए। सबकी नजरें गमलों पर टिकी थीं। अदिति का गमला हरियाली से भर रहा था। देखो बेटा, ये हमारी मेहनत और सच्चाई का फल है। अगली कन्या के गमले की ओर ध्यान दें। काव्या का गमला सामने रखा गया। मिट्टी सूनी, कोई अंकुर नहीं। कमला हंस पड़ी। अरे देखो, इस गमले में तो कुछ नहीं होगा। कितनी शर्म की बात है। महाराज, मेरे बीज से अंकुर नहीं उगा। चुप, ये बात कोई नहीं मानता। सच, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगी। सभी दरबारियों की नजरें उस पर टिकी थी। सन्नाटा छा गया। तुम सब झूठ बोल रही हो। क्या महाराज? तुम्हारे गमले में अंकुर नहीं थे, क्योंकि मैंने जानबूझकर खराब बीज दिए थे। क्या? सच्चाई और विनम्रता ही असली परीक्षा थी, और इस परीक्षा में केवल काव्या ने ईमानदारी और धैर्य दिखाया। तो इसका मतलब सच और मेहनत के साथ खड़ी काव्या ही इस राज्य की रानी बनने योग्य है। माँ, सच में? हाँ बेटी, तुझे देखो। हमने कभी समझा ही नहीं। जिन माता पिता ने अपनी बेटी को अपमानित किया, उन्हें दंड दिया जाए। सम्मान केवल वही पाएगा जो सच्चा है। काव्या की आंखों में खुशी और राहत का मिला जुला भाव था। दरबार में सब सन्न रह गए। मैं केवल सच के साथ खड़ी रही, और यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। अब इस राज्य की रानी काव्या होगी, और उसकी माँ को भी सम्मान दिया जाएगा। देखा बेटे, कभी कभी सच अकेला खड़ा होता है, लेकिन अंत में वही सबसे बड़ा सम्मान पाता है। दरबार में सन्नाटा टूट गया। काव्या और उसकी मां को सम्मान के साथ राजमहल में स्थान दिया गया। सच्चाई और विनम्रता की जीत हो चुकी थी। राजमहल में अब सच्चाई और विनम्रता की जीत का जश्न चल रहा था। काव्या और मातंगी को सम्मान के साथ राजमहल में स्थान दिया गया। काव्या, आज से तुम इस राज्य की रानी हो, सिर्फ रूप और धन से नहीं, बल्कि सत्य और धैर्य से। धन्यवाद महाराज, मैं हमेशा ईमानदारी और न्याय के साथ रहूंगी। बेटी, तुझे देखो, कितनी मेहनत और सच्चाई के साथ खड़ी हुई। दीदी, आप सच में सबसे अलग हैं। सच्चाई और धैर्य ने आपको सबसे बड़ा सम्मान दिलाया। मैंने केवल वही किया जो माँ ने सिखाया, सच्चाई का साथ। अब इस राज्य में हर कोई समझेगा कि असली मूल्य केवल बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि कर्म और विनम्रता में है। हमें अपनी बेटी के प्रति हमारी भूल का एहसास हुआ। हमने उसे समझा ही नहीं। माँ पापा, मैं केवल यही चाहती थी कि आप मुझे समझें। आज सच्चाई की जीत हुई और मैं खुश हूँ। पूरा राज्य देखेगा कि विनम्रता और सत्य का कितना महत्व है। राजमहल में सच्चाई और ईमानदारी का संदेश गया। सभी उपस्थित लोग तालियों और प्रशंसा से काव्या और उसकी माँ को सम्मानित करते हैं। सच्चाई और विनम्रता ने सभी के दिलों में गहरी छाप छोड़ी। माँ, आज पहली बार मुझे सच में लगता है कि सच्चाई ही सबसे बड़ी ताकत है। बिल्कुल बेटी, और यही ताकत तुझे हर मुश्किल में आगे बढ़ाएगी। राजमहल में खुशियों और सम्मान की हवा बह रही थी। काव्या अब केवल राजकुमारी नहीं थी, वो सच्चाई और विनम्रता की प्रतीक बन चुकी थी। राजमहल में अब काव्या केवल सम्मानित रानी नहीं थी, बल्कि उसके सामने नई जिम्मेदारियां थीं। काव्या, अब तुम्हें केवल राजमहल की शोभा नहीं बनना है, तुम्हें राज्य के लोगों की भलाई और उनके दुखों को समझना होगा। महाराज, मैं पूरी ईमानदारी और धैर्य से ये जिम्मेदारी निभाऊंगी। जो भी कठिनाइयां आएंगी, मैं उनका सामना करूंगी। देखो बेटी, यही तुम्हारी असली परीक्षा है। शक्ति सिर्फ पद या सम्मान में नहीं होती, बल्कि सेवा और समझ में होती है। दीदी, अब आप सभी के लिए प्रेरणा बन गए हैं। राजमहल में सब आपकी मदद और मार्गदर्शन का इंतजार करेंगे। हमें अपनी भूल का एहसास हो गया। काव्या, तुम्हारी मेहनत और सच्चाई ने सबको दिखा दिया कि असली मूल्य क्या है। हाँ, अब हम समझ गए कि केवल बाहरी रूप या दौलत ही सब कुछ नहीं होती। काव्या, राज्य की हर समस्या में तुम्हारी सोच, धैर्य और निर्णय की जरूरत पड़ेगी। राजमहल केवल सुंदरता और धन का घर नहीं,
बल्कि सेवा और न्याय का घर है। महाराज, मैं समझ चुकी हूँ। मैं हर समस्या का समाधान ईमानदारी और न्याय से करूंगी। राजमहल में अब सब देखेंगे कि असली शक्ति केवल पद या दौलत में नहीं बल्कि करुणा और समझ में होती है। काव्या अब सिर्फ सम्मानित रानी नहीं थी, बल्कि एक ऐसे आदर्श की प्रतीक बन चुकी थी जो हर मुश्किल में धैर्य, सत्य और विनम्रता के साथ खड़ी रहती थी। बेटी, अब तुम्हारी मेहनत और सच्चाई राज्य में बदलाव लाएगी। तुम केवल राजमहल की नहीं बल्कि लोगों के दिलों की रानी बन गई हो। माँ, आज मुझे लगता है कि हर कठिनाई, हर दर्द और हर संघर्ष ने मुझे तैयार किया। अब मैं किसी भी चुनौती का सामना करने को तैयार हूँ। राजमहल में काव्या के कदम अब केवल सम्मान और गौरव के नहीं बल्कि सच्चाई, विनम्रता और सेवा की राह पर थे। सभी लोग उसकी सोच और दृष्टिकोण से प्रेरित हो रहे थे। काव्या अब केवल राजमहल में सम्मानित रानी नहीं थी, बल्कि उसने राज्य में सुधार और लोगों की भलाई के लिए अभियान शुरू किया। मुझे केवल राजमहल में खुश रहना नहीं है, मेरा उद्देश्य है कि हर गांव का हर बच्चा पढ़ाई और सम्मान से आगे बढ़ सके। बेटी, यही तुम्हारा असली कार्य है। सिर्फ पद या सम्मान से राज्य नहीं सुधरता, बल्कि सेवा से सुधरता है। दीदी, आप हमें भी साथ ले सकते हैं। हम भी गांव में बच्चों को पढ़ाई में मदद कर सकते हैं। बिल्कुल, जितने हाथ होंगे उतना बेहतर परिणाम होगा। हम सब मिलकर हर बच्चे तक ज्ञान और आशा पहुंचाएंगे। हमारी बेटी केवल राजमहल की रानी नहीं बल्कि लोगों की प्रेरणा बन गई। सच में, अब मुझे लगता है कि हमारी काव्या ने केवल सम्मान ही नहीं बल्कि लोगों के दिलों में भी जगह बना ली है। देखो, जितनी मुश्किलें आएंगी हम उन्हें मिलकर हल करेंगे। हर बच्चे का भविष्य सुरक्षित और उज्जवल बनाना हमारा कर्तव्य है। राजमहल और गांव के बीच अब काव्या का अभियान शुरू हो चुका था। वो अपने छोटे छोटे कदमों से लोगों के जीवन में बड़े बदलाव ला रही थी। आइए बच्चों, बैठिए। आज हम सीखेंगे कि मेहनत और सच्चाई से ही सबसे बड़ा बदलाव आता है। सच में महारानी, आपका रास्ता ही हमें प्रेरणा देगा। बेटी, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी ने सबको दिखा दिया कि असली शक्ति केवल पद या दौलत में नहीं बल्कि सच्चाई, सेवा और विनम्रता में होती है। अब हम सब मिलकर हर बच्चे और हर परिवार तक उम्मीद पहुंचाएंगे। यही हमारी नई शुरुआत है। काव्या का जन सेवा अभियान धीरे धीरे पूरे राज्य में फैलने लगा। राजमहल के अंदर और बाहर हर जगह उसकी छवि केवल एक रानी की नहीं बल्कि सच्चाई और सेवा की प्रतीक के रूप में उभरने लगी। काव्या का जन सेवा अभियान अब पूरे राज्य में फैल चुका था। गांव-गांव में लोग उसके प्रयासों से प्रेरित हो रहे थे। देखो, मेहनत और सच्चाई से हम किसी भी समस्या का हल निकाल सकते हैं। हमारी बच्चों को शिक्षा और सम्मान मिलना चाहिए। सच में महारानी, आपके कदमों ने हमारे गांव में नई उम्मीद जगा दी है। दीदी, देखो बच्चे कितने खुश हैं। आपकी प्रेरणा से अब सभी बच्चों को पढ़ाई का महत्व समझ में आया। ये खुशी केवल मेरी नहीं है, ये हम सब की मेहनत और ईमानदारी का फल है। बेटी, अब तो केवल राजमहल की रानी नहीं बल्कि राज्य में बदलाव की मिसाल बन चुकी है। काव्या, तुम्हारी सोच और कार्य ने सभी के दिलों में जगह बना दी। तुमने ये साबित कर दिया कि सच्चाई और विनम्रता सबसे बड़ा गुण है। हमारी काव्या ने केवल सम्मान ही नहीं बल्कि राज्य और लोगों के जीवन में बदलाव ला दिया। अब मुझे समझ में आया कि असली शक्ति केवल पद और दौलत में नहीं बल्कि सेवा, सच्चाई और धैर्य में होती है। बच्चों, याद रखो, सच्चाई और मेहनत हमेशा रास्ता दिखाती है। कभी झूठ और अहंकार के पीछे मत भागो। महारानी, आपकी शिक्षा और प्रेरणा हमारे जीवन में हमेशा याद रहेगी। राज्य में अब बदलाव की लहर दौड़ने लगी थी। काव्या की प्रेरणा से लोग अपने जीवन में ईमानदारी और सेवा को महत्व देने लगे। राजमहल के भीतर और बाहर उसकी छवि केवल रानी की नहीं बल्कि सच्चाई, विनम्रता और बदलाव की प्रतीक बन चुकी थी।
माँ, आज मुझे लगता है कि हर कठिनाई, हर संघर्ष ने मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया है। अब मैं हर चुनौती का सामना ईमानदारी और धैर्य से कर सकती हूँ। बेटी, तू सच में राज्य और लोगों के लिए प्रेरणा बन गई। तूने ये साबित कर दिया कि सच्चाई और विनम्रता हमेशा सम्मान पाती है। और इस तरह काव्या की कहानी केवल राजमहल की नहीं रही, ये एक संदेश बन गई कि सच्चाई, मेहनत और विनम्रता से ही असली सम्मान और बदलाव आता है। राजमहल में खुशियों और सेवा की नई शुरुआत हो चुकी थी।